फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड। द ग्रेट डिबेटर्स। फिल्म की शुरुआत पार्टी से होती है। दूसरी तरफ एक स्कूल के सेमिनार हो रहे हैं। यह सीन आप सबके लिए। लड़की यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि ये जगह सिर्फ वाइट के लिए है। इसमें कौन सी नई बात है। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज शुरू होता है। टीचर अलग अलग पोएट का थॉट सुनाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं और दिमाग में सवाल भी भर रहे हैं। प्रोफेसर की मुलाकात अपने एक पुराने स्टूडेंट से होती है। नाम है हेनरी लुई, जिसको वो डिबेट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। डिबेट भी सक्सेसफुल रहती है। सभी को बोलने का मौका मिलता है। कई सफल होते हैं, कई विफल। और डिबेट का सबसे बढ़िया सवाल, टेल मी द आयरनी इन द नेम बेथेहम स्टील कॉरपोरेशन। बेथेहम जीसस का जन्म स्थान है और स्टील कॉरपोरेशन हथियार बनाती है। इस डिबेट में जेम्स, जो अमीर बाप का बेटा था, उसे समांथा पसंद आ जाती है। पर इतना आसान कहाँ, फूल बिना कांटे के संभव ही नहीं। हेनरी लुई आते हैं और समांथा के डिबेट में दिए जवाब का तारीफ करते हैं। फिर क्या था, समांथा उनके साथ चली जाती है। फिर कॉलेज और प्रोफेसर इतिहास की बात कर रहे हैं, जहाँ ब्लैक को फेल्योर से इक्वेट किया जाता था। फिर डिबेट के लिए टीम तैयार होती है। पहले आदमी जो सिलेक्ट होते हैं उसका नाम है मिस्टर हैमिल्टन बर्गेस, दूसरे मिस्टर हेनरी लुई, तीसरे मिस समांथा बुक एंड चौथे और लास्ट जेम्स। जेम्स यह खुशखबरी पिता को देने जाते हैं तो पिता इनसे पहले ही बाइबल से सवाल पूछते हैं। जब जवाब पूरा हो जाता है तब यह खुद के टीम के बारे में बताते हैं। टीम में एक लड़की थी, इसके बारे में जानकर उनके पिता चौंक जाते हैं। वो खुश भी होते हैं, चलो कोई तो लड़की है जो हिम्मत कर रही है आगे बढ़ने की। जेम्स जब अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से जा रहे थे तब एक पिग को गलती से धक्का लग जाता है और वो मर जाता है। उसके मालिक आते हैं जिनको अपना पूरा सैलरी चेक देना पड़ता है, फिर भी वो नहीं मानते। वो पिग को ट्रक में रखने को बोलते हैं। दूसरी तरफ डिबेट के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। डिबेट के लिए चारों को जानने की कोशिश की जा रही है। जब हेनरी से अपने पिता के बारे में बताने को कहा जाता है तो वो अपने प्रोफेसर से ही पिता के बारे में पूछ देते हैं। मजबूरन इनको पूरी कहानी बतानी पड़ती है निगरों के इतिहास के बारे में। इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। निगरो फीमेल, मेल या बच्चे सबको नंगा कर दिया जाता था। उनके दोनों पैर दो उल्टे दिशा के घोड़े के पैर में बांध दिया जाता था और नीचे आग लगा दी जाती थी और घोड़े को तब तक चाबुक मारा जाता था जब तक इनका शरीर अलग न हो जाए। यह प्रताड़ना सबको दिखाते थे। बचे हुए जो लोग हैं उनको मारते थे, मारने के लिए नहीं बल्कि उनमें खौफ पैदा करने के लिए। फिर ये विली लिंच के बारे में बताते हैं, जो वेस्ट इंडीज में स्लेव ओनर थे। वो स्लेव को भीड़ के द्वारा मरवाते थे। लिंचिंग शब्द इनके ही नाम से बना था। उनका एक ही वसूल था कि स्लेव को शरीर से मजबूत रखो ताकि काम कर सके और दिमाग से कमजोर रखो ताकि विरोध ना कर सके। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं यहाँ इसी कोशिश में हूँ कि तुम सब का दिमाग तेज कर सकूं, तुम सबको फिर उस दिमाग तक पहुँचा सकूं जो तुम्हारी औकात है। और क्लास डिसमिस्ड हो जाती है। कुछ दिन बीतती है। होम कमिंग पार्टी होती है। प्यार और जलन साथ साथ चल रहा है। ख्याली पुलाव भी बन रहे हैं, पर रियलिटी तो कुछ और है। लेकिन इनका सपना मानो सच होता है जब समांथा खुद इनको डांस के लिए इनवाइट करते हैं। पर फिर हेनरी आ जाते हैं। फिर से ये दोनों घूमने चले जाते हैं। जेम्स देखते रह जाते हैं। उस रात इनके प्रोफेसर एक स्ट्राइक को संबोधित करने जाते हैं। पीछे पीछे जेम्स भी चले जाते हैं। उसी वक्त पुलिस आती है और इन पर हमला कर देती है। ये दोनों किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। जेम्स जब घर जाता है तो उनके पिता इनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो इतनी रात तक नहीं आने का वजह पूछते हैं पर ये नहीं बताते क्योंकि इनके प्रोफेसर टॉल्सन इनको कुछ भी बताने से मना करते हैं। बहुत बहस होती है बाप बेटे में, पर जेम्स कुछ भी नहीं बताता। फार्मर स्ट्राइक में कौन लोग थे यह किसी को नहीं पता। कुछ लोग को पूछताछ के लिए बुलाते हैं पर वो सब भी कुछ नहीं बताते हैं। अब डिबेट में सिर्फ 1 वीक बचे थे। समांथा बोलती है इतने दिन में तो आर्ग्यूमेंट का पेपर भी तैयार नहीं हो पाएगा। तब प्रोफेसर टॉल्सन बोलते हैं तुम इसकी फिक्र मत करो, आर्ग्यूमेंट मैं तैयार करूंगा, तुम्हें बस डिलीवर करना है।
पर हेनरी अपोज करते हैं क्योंकि वो खुद साबित करना चाहते थे अपने आप को। वो बोलते हैं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। टॉल्सन का जवाब आता है, ज्यादा बहस मत करो, आर्ग्यूमेंट तो मैं ही लिखूंगा। फिर डिबेट का दिन आता है। सभी बारी बारी से अपनी बात रखते हैं। जब हेनरी की बारी आती है तो वो प्रोफेसर के आर्ग्यूमेंट से अलग भाषण देते हैं। वो अपनी आप बीती सुनाते हैं, बचपन की भूख के बारे में। सभी लोग खड़े होकर तालियों से इनका स्वागत करते हैं और इनकी कॉलेज ट्रॉफी जीत जाती है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है, पर मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। जेम्स की तस्वीर जब पेपर में छपती है तब पुलिस वाले भी उसे देखते हैं और उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं, और जो उस वक्त पूछताछ में कुछ नहीं बताता था उसकी हालत खराब कर देते हैं। दूसरी तरफ इन सबको वाइट लोगों के साथ डिबेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सभी बहुत खुश रहते हैं, पर हैमिल्टन को प्रॉब्लम रहती है। उनको पता चल जाता है कि टॉल्सन पॉलिटिक्स करते हैं। हैमिल्टन को उनके पिता रिजाइन करने को बोलते हैं ताकि इन पर कोई खतरा ना आए। फिर डिबेट शुरू होती है। समांथा थोड़ी नर्वस रहती है, पर एक बार जब बोलना शुरू करती है तो वो रुकती ही नहीं। वो उस सारे निगरों का नाम याद दिलाती है जिसने अमेरिका को बेहतर होने में मदद किया। पर वाइट स्टूडेंट अपोज करते हैं। वो किसी भी फैक्ट को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर हेनरी बोलते हैं कि हमें वाइट की तरफ पढ़ने की आज़ादी नहीं है। फिर वाइट अपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि यह सही समय नहीं। तब समांथा अपोज करती है, बोलती है हर चीज़ का वक्त आज और अभी होता है। यदि अभी इसका वक्त नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। सभी तालियां बजाकर इनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर टॉल्सन के यहाँ पार्टी होती है। जेम्स के फादर आते हैं। वो टॉल्सन को उस स्ट्राइक वाले रात के बारे में पूछते हैं। तब टॉल्सन बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मेरी जिम्मेदारी है, इसमें आपका बेटे का कोई हाथ नहीं है। अगले दिन हेनरी और समांथा लेक पर घूमने जाते हैं। दोनों को प्यार तो था ही, तो माहौल भी बन जाता है और मन भी। अब जेम्स का क्या होगा पता नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और लीजिए जेम्स भी आ जाते हैं और यह सब देखकर उनको काफ़ी तकलीफ होती है। गुस्से में आकर वो समांथा से लड़ाई भी कर लेते हैं। जब वो लड़ाई करके जा रहे थे तभी पुलिस आती है टॉल्सन को गिरफ्तार करने। इनको गिरफ्तार कर कर ले जाती है। वहाँ के निगरो आंदोलन करने लगते हैं। टॉल्सन के सभी स्टूडेंट, इनकी फैमिली, यहाँ तक कि जेम्स के फादर भी इनसे मिलने आते हैं। वो पुलिस को उनके काले कारनामे को याद दिलाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तब पुलिस को मजबूरन टॉल्सन को छोड़ना पड़ता है, पर इनको सारे कॉलेज से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इनकी टीम अब किसी भी डिबेट में शामिल नहीं हो सकती है। हार्वर्ड में एक डिबेट कंपटीशन होने वाला था, तो टॉल्सन उसमें भाग लेने को सोचते हैं। कुछ समय बाद ये सब जब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तब बहुत सारे वाइट लोग को देखते हैं। वो एक नीगरो को जला रहे थे। हेनरी को गुस्सा आ जाता है। वो सबको खत्म करना चाहते थे, पर टॉल्सन रोकते हैं। पर तब तक सभी वाइट पीपल इनको देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह टॉल्सन वहां से भाग निकलते हैं। टॉल्सन जब कोई रूम लेने जाते हैं तब हेनरी कार से निकलकर वहां से चले जाते हैं बिना कुछ बोले। हेनरी फिर रात को लौटते हैं। वो काफ़ी नशे में होते हैं। उनके साथ एक लड़की भी होती है। समांथा को यह सब काफ़ी बुरा लग रहा था। जेम्स जब हेनरी को इस हालत में समांथा से मिलने से रोकते हैं तब वो इनसे ही लड़ाई करने लगते हैं, पर कुछ ही देर में सब ठीक हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों की एक ही थी। अगले दिन सभी डिबेट के लिए निकलते हैं, पर समांथा नहीं आती क्योंकि वो जेम्स को चांस देना चाहते थे। फिर डिबेट शुरू होता है और जेम्स की बारी आती है। इनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब जेम्स स्टेज पर आए थे। फिर क्या था, ये हार जाते हैं। पर रुकिए, सिर्फ दुख ही नहीं, दूसरी तरफ खुशियां भी हैं। टॉल्सन को एक लेटर मिलता है हार्वर्ड का। इनका डिबेट का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। हेनरी समांथा को फिर से टीम में वापस लाना चाहते थे क्योंकि वो इनकी ही खराब हरकत की वजह से डिबेट छोड़कर चली गई थी। वो वापस तो आ जाती है, पर हेनरी को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। और जेम्स की खुशी देखिए। हाँ, फिर हार्वर्ड जाने की बारी आती है तो टॉल्सन बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं बेल पर हूँ, मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता। तीनों फिर दिल दुखी करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फिर पहुँचते हैं हार्वर्ड। वहाँ की डिबेट हॉल को देखकर ही ये अचंभित हो जाते हैं और बहुत खुश हुई। पर खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती
क्योंकि इनको हार्वर्ड की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इन सबको अपने आर्ग्यूमेंट नहीं बोलने हैं, बल्कि हार्वर्ड के फिक्स्ड बुक्स से सिलेक्टेड टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट तैयार करना है। और यह सब उस बुक से तैयारी करने में जुट जाते हैं। मुझे पर्सनली तब खुशी मिलती है जब ये लोग बहस कर रहे थे कि गांधी के सत्याग्रह से हम लोग बात शुरू करेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। पर हेनरी बोलते हैं नहीं, ये इंडिया नहीं है। इस पर काफ़ी बहस होती है और हेनरी डिबेट क्विट करके चले जाते हैं। वो एक बार में जाते हैं। एक लड़की को देखकर इनको याद आता है कि इससे पहले उन्होंने क्या किया था। तब वो समंथा के पास वापस लौट जाते हैं। फिर जेम्स को जगाते हैं और बोलते हैं कि मेरी जगह पर तुम डिबेट करोगे। सबको अजीब लगता है, पर हेनरी को जेम्स पर विश्वास था। फिर वो समय आता है जिसका सबको इंतज़ार था। पहली बार कोई निगरों की छोटी कॉलेज हार्वर्ड से बहस करने वाले थे और ये सब टेलीकास्ट होगा लाइव। इनकी फैमिली भी ब्रॉडकास्ट सुन रही है। पहला नंबर जेम्स का ही आता है और विदेशी फिल्म में इंडिया की कहानी सुनकर अच्छा लगता है। कहानी 1919 जलियांवाला बाग की और जनरल डायर से शुरू होती है। 369 लोग मरे थे उस वक्त। तब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। बिना हिंसा के विरोध करना दुनिया को सिखाया था। सभी हार्वर्ड वाले तालियों से इनका स्वागत करते हैं। फिर हार्वर्ड वाले आते हैं। वो वर्ल्ड वार 1 की कहानी बताते हैं। उसमें लगभग 8.5 लाख लोग मरे थे। प्रति घंटे 200 से ज़्यादा लोग 4 साल तक लगातार मरे। तो क्या इस सिचुएशन में नॉन वायलेंस काम आता? देश के लिए लड़ना भी सही है। यह तर्क भी सही था और ये भी खूब तालियां बटोरते हैं। फिर समंथा की बारी आती है। वो भी गांधी से शुरू करते हैं कि गांधी यदि यहाँ इस डिबेट में होते तब भी प्यार से ही बात कर रहे होते। उन्होंने कहा था कि एक आदमी की बात भी मायने रखती है। पर हार्वर्ड वाले बोलते हैं कि नहीं, मेजोरिटी डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत। और समंथा बोलती है कि मेजोरिटी नहीं, कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है क्या सही है और क्या गलत। ये बहस जब चल ही रही थी तभी टॉल्सन भी वहां आ जाते हैं। हार्वर्ड वाले एक एग्जाम्पल देकर ये समझाते हैं कि जो रूल है हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सभी को ये बात खूब जंचती है और खड़े होकर सभी तालियों से इनका स्वागत करते हैं। फिर जेम्स आते हैं। कुछ देर तक सबको देखते रहते हैं। फिर अपनी बात शुरू करते हैं अपनी कहानी से। क्यों निगरों को बिना ट्रायल के जिंदा जला दिया जाता है। उनको पढ़ने घूमने यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की आज़ादी नहीं है। सब जानते हैं कि यह गलत है, पर लॉ कहाँ कुछ करती है। नहीं, लॉ हमेशा सही नहीं होता। लॉ ऑफ अनजस्ट इज नॉट द लॉ। सभी तालियों से इनका स्वागत करते हैं खड़े होकर। टॉल्सन भी तालियां बजाते हैं कॉरिडोर से। फिर रिजल्ट की बारी आती है। हर तरफ दुआ और सन्नाटा। अनाउंसर सस्पेंस बनाए हुए हैं मेरी ही तरह, और विनर्स हैं विली कॉलेज। सभी को विश्वास नहीं हो रहा होता। सब खुशी से झूम रहे होते हैं। ये निग्रो उन सपनों को पूरा कर लेते हैं जो शायद कोई और देखने को भी नहीं सोचता। आज एक नया कीर्तिमान लिखा जा चुका है। उसके बाद हेनरी स्टडी थियोलॉजी में जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। 10 साल तक विली कॉलेज अनडिफीटेड रहती है। तो यही थी हिम्मत की कहानी, कभी ना हारने वाले जज्बे की कहानी, द ग्रेट डिबेटर्स मूवी की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस बायोग्राफी, हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री, साइंस फिक्शन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।